नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो यूनिट 10 है, इकाई 10 है, उसमें हम देख रहे हैं एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी में आज हम देखेंगे हाशिए पर कुछ नोट्स। अभी हाशिए पर कुछ नोट्स इसमें मुक्तिबोध क्या कहते हैं यह देखते हैं। इसके पहले हमने लगभग 4 भाग देखे हैं और आज 5वां भाग पढ़ने जा रहा है। बहुत समय तक मैं कलम लिए बैठा रहा, निमूड और खोया खोया सा। समझ नहीं आया कि क्या करूं, क्या लिखूं और लिखने के पहले क्या सोचूं। यानी लेखक लिखने के लिए कलम लेकर बैठ गए, लेकिन क्या लिखूं, किस प्रकार लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जरा इस परिस्थिति पर गौर फरमाइए। यह एक अजीब चीज़ है। ऐसे क्या लिखना है यह मालूम है, लेकिन यह वह कलम उतरता नहीं है। कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए व्यक्ति अंदर दिख रहे हैं। यानी जो कमरे के अंदर बैठे हैं और बाहर से जो व्यक्ति जा रहे हैं, आ रहे हैं, वह दिख रहे हैं लेखक को। व्यक्ति अंदर दिख पड़ते हैं, किंतु भीतर आने का साहस नहीं करते। यानी भीतर कोई नहीं आना चाहता। भीतर वाले उन्हें अंदर बुलाते नहीं। शायद उन्हें कमरे में न आना हो तो उसी प्रकार विचार कमरे के दरवाजे से झांक जाते। यानी कोई आना नहीं चाहता और अंदर बैठा व्यक्ति भी उसको बुलाता नहीं है और कोई आना भी नहीं चाहता। अंदर क्या है, यह अंदाज से टटोल जाते हैं, लेकिन भीतर आना या तो पसंद नहीं करते या उन्हें वैसा नहीं साहस है। यानी भीतर आना पसंद भी नहीं करते या अंदर आने का साहस उनमें है नहीं है। मैं भी उन अड़ियल विचारों को अंदर आने का विशेष निमंत्रण नहीं देता। यानी लेखक भी अंदर आने का निमंत्रण उन लोगों को नहीं देते हैं। किंतु उन विचारों को सूरत देखकर मुझे एक गए गुजरे ज़माने की याद आ गई। जब मैं कॉलेज का एक लड़का था, तब एक महान व्यक्ति से मेरा स्नेह हो गया। वह सचमुच का था, झूठ-मूठ था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सही है कि मेरे दिमाग में एक ख़याली नशीली धुंध जमी रहती। अब होते वहाते एक बात यूँ पैदा हुई कि उसने मुझे काफ़ी झमेले में उलझन में डाल दिया। वह यह है कि उसके व्यक्तित्व की चंद बातें, कुछ ख़यालात, कुछ रवैयात, कुछ तर्जो अंदाज, कुछ तौर तरीके मुझे पसंद नहीं आए। जहाँ तक दूसरे व्यक्तियों का प्रश्न है, मैंने यह कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक मानदंड या तुला का कच्चा तुला का उच्च पद प्रदान करूं। पसंदगी में पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। अभी यहाँ पर ये लेखक जो है पसंदगी को कसौटी नहीं मानते और उसे कसौटी का रूप देने की मुझे न तब इच्छा थी न अब। यानी लेखक जो है पर पसंदी को कोई कसौटी नहीं मानते और न ही कसौटी को रूप देने की उनकी इच्छा थी। इच्छा तब थी और ना ही अब है। दूसरे शब्दों में क्या मैं अपनी प्रतिक्रियाओं के सही दीप पर विश्वास करके उस व्यक्ति को शो जैसी आँखों से देखते हुए व्यक्तित्व का विश्लेषण करके विश्लेषित अंकों को पुनः एक बार इकट्ठा कर उन्हें विद्रूप के एक नए पैटर्न में नए ढांचे में ढाल दूँ, या दांते की भांति उस छाया को उद्गारक आत्मा के रूप में बीएक्ट्रिस बनाकर जगमगाते हुए आदर्श रूप में उपस्थित करते हुए स्वयं स्वर्ग और नरक की हवा खाता रहूं। संक्षेप में अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण एक कथन आ रहा है। वह कथन है, मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले
सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। यह परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है। मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। आज से कई साल पहले मेरे एक मित्र ने यह प्रश्न उठाया था, भावना में निश्चय ही एक सूक्ष्म दृष्टि होती है। यानी लेखक एक मित्र ने एक सवाल उठाया था कि भावना में निश्चय ही एक सूक्ष्म दृष्टि होती है, और मैं समझता हूँ वह दृष्टि उस मित्र में थी। मुझे बुझे हुए ज्वालामुखियों वाले व्यक्तित्व कीर्ति की पेंशन लेते हुए भले ही अपने को धन्य मानते रहे, छोटी सी एक सहज चिंगारी उस बुझे ज्वालामुखी में से संदेह बड़ी तो है, वह उसे चुनौती भी देती है। तो उस मित्र ने उस श्रद्धेय किंतु बुझे ज्वालामुखी का एक ऐसा विद्रूप चित्रण किया कि मैं हैरत में रह गया। मैंने उससे कहा, अभी लेखक उनसे क्या कहते हैं देखते हैं उन मित्रों को। मैंने उससे कहा, तुम्हारे आवेग से लगता है तुम उन्हें बहुत चाहते हो। उसने कहा, बिल्कुल, यही मेरी बिल्कुल मुश्किल है, चूँकि मेरा ख्याल है कि मैं उनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू को सहज भाव से पहचान जाता हूँ, इसलिए उन पर मुझे अधिकार जताने की भावना होती है। यह निराधार है। उस व्यक्ति में कुछ ऐसी चमत्कार, कुछ ऐसी सम्मोह और कुछ इतनी ऊष्मा है कि मन उनके चारों ओर मंडराता है। यानी यह किसी को चाहना, यही जो है, किसी को वह चाहता है तो वह उसकी बड़ी वह मुश्किल है। लगता है कि बस हमेशा उसके साथ रहा जाए और कोई ऐसी विसंगत बात नहीं की जाए जो हमारे संबंधों में झोल डालती हो। मन करता है कि उसका कोई बड़ा काम कर दिया जाए, अपने हाथ से उनके लिए कुछ तो अच्छा हो जाए। यानी कोई एक अच्छा काम कर दिया जाए जो कि वह मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, वह पहल करे। लेकिन इस भावना के बावजूद मन उनका होकर नहीं रह सकता, इसलिए कि आकर्षण की किरण चतुर्दिक प्रसारित होते हुए भी उस व्यक्ति के भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खोट कह सकते हैं। वह सारल्य और भोलापन तो उसमें है ही नहीं। इसके विपरीत हर इच्छित कार्य या चाल को न्यायोचित ठहराने के लिए भाव विचारों का मायावी इंद्रजाल तानने का उसका कुछ इतना बड़ा माध्य है कि लगता है कि उसके आसपास जो तमाम मित्र मंडली जमा रहती है, वह उसकी सक्रिय दलाली के सिवा कुछ नहीं करती। और वह दलाली काहे की? एक नितांत प्रतिक्रियावादी राजनीति की एक अत्यंत कठोर स्वार्थ की एक शिलावत भाव की जिसका संबंध सिर्फ मैं से है। यह महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। एक नितांत प्रतिक्रियावादी राजनीति की एक अत्यंत कठोर स्वार्थ की एक शिलावत भाव की जिसका संबंध सिर्फ मैं से है। मेरे मित्र के चेहरे से पता चलता था कि वह उस व्यक्ति की बहुत सी अंदरूनी बातें जानता है। बहुत से ऐसे विचित्र तथ्य उसके पास है जिन्हें वह कभी जबान पर नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को वह इतना चाहता है कि अगर वह उसकी तारीफ करने पर उतर आए तो एक मर्मी कवि की भांति
वह पूरा व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत कर देगा। स्पष्ट है कि सामने बैठे हुए मेरे मित्र में एक एसेंबलियस एक दुमूहापन है जिसमें उसको अत्यंत मार्मिक अत्यंत हार्दिक रूप से चाहा है। उसी का परित्याग करने पर वह मजबूर हुआ है, यानी जिसको पूरे तन्मयता के साथ चाहा है और आज उसी को परित्याग यानी छोड़ने पर वह मजबूर हुआ है। इस एम्बिवेलेंस के शिकार मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, यानी ऐसे मामले बहुत सारे लेखक ने देखे हैं। वे एक ही व्यक्ति से तीव्र स्नेह और घृणा एक साथ करते हैं। उनकी घृणा और स्नेह दोनों में एक घनिष्ठता, किंतु यह घनिष्ठता भी इतनी तीव्र होती है कि एक दूसरे के प्रति विराग का छद्म भाव ओढ़ने के लिए मजबूर रहता है। इस समय मेरे मित्र का चेहरा कटु और कठोर हो रहा था। मुझे यह साहस ही नहीं हुआ कि मैं उनके मित्र का नाम धाम-धूम पूछूं, यानी लेखक को उस मित्र को उनके मित्र का नाम पूछने का साहस नहीं हुआ। उनके परम श्रद्धेय वह उन्हें लात मार सकता है तो मैं नहीं। किंतु इतना सही है कि श्रद्धेय की आलोचना करना भारतीय संस्कार के इतने विपरीत है कि कुछ मत पूछिए। हम अपने मन की सज्जनता को भीतर के आलोचक से अधिक प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं। यह कितनी बड़ी आत्मवंचना है, इस आत्मवंचना का कोई पार नहीं। किंतु यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। यह महत्वपूर्ण है, किंतु यह बात यहाँ से पूछा जाएगा, आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती, यह किस रचना का है? तो हमारे सामने कोई अन्य रचना आ जाएगी, लेकिन ये एक साहित्य की डायरी से है, याद रखिए। किंतु यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय एकमात्र भावावेश होती है और दिल का किमियागार उस भावावेश पर बनावटी आंखें जड़ देता है। उसकी मिमियागरी इतनी भयानक होती है कि वह हमारी सूरत बंदर जैसी बना देती है, जबकि हम खुद अपनी इस समझ की गिरफ्त में रहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। मतलब यह है कि मेरा ख्याल है कि आंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है, यानी ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मतलब यह है कि मेरा ख्याल है कि आंधी आलोचना एक भयानक चीज़ है। यह किसका कथन है या किस किताब से, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद अगला देखते हैं। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं, बुद्धि से उत्पन्न हुई है। यह भी इम्पोर्टेंट कथन है। यहाँ पर इस कथन में मुझे लगता है कि जो शुक्ल जी कहते हैं और शुक्ल जी के कथन का विरोध किया है शायद। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से है। बुद्धि से और हृदय का संबंध श्रद्धा का संबंध हृदय से होता है। यानी यह सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाने योग्य ही है। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं, बुद्धि से उत्पन्न होती है। यानी मार्क्सवाद जो होते हैं, जो मार्क्सवादी है, वह श्रद्धा हृदय से नहीं, बुद्धि से उत्पन्न हुए मानते हैं मार्क्सवादी लोग। और उसी मार्क्सवाद की बहुतेरी आलोचना आंधी भावना से प्रेरित हुई है। किंतु इस सिलसिले में मैं यह भी कह दूं कि किसी भी व्यक्ति पर एकात्म श्रद्धा गलत है, चाहे वे अपने माता हो या पिता। अपने वे
मनुष्य है, उनका उनका अपना चरित्र है। इस चरित्र को देखने के लिए आवश्यक निर्मल तटस्थ भाव उस इसमें जाहिर चाहिए। यह महत्वपूर्ण यहाँ पर कथन थे। आगे देखते हैं। मैंने मैंने उसके सामने ये बातें रखी तो उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा। यानी वह मित्र के सामने यह बातें रखी तो वह मित्र जो है दुखी होकर लेखक की तरफ देखने लगा। उसने बताया कि हृदय का व्यापार सभी जगह है। बुद्धि, ऑपरेशन थिएटर और प्रेम प्रसंग, इन सभी जगह उसके संबंध है। इस समस्या को जरा आप समझिए। इस पूरे प्रश्न के पीछे एक विशेष प्रकार की भावुकता है। इसे आप दार्शनिक भावुकता कह सकते हैं। मैं उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, किसी गुण शक्ति या सत्ता का दर्शन कर रहा हूँ। इसी से वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। किंतु किंतु यूं ही उस गुण शक्ति को मैं खंडित होते देखूंगा। मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूंगा और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि फला फला ने जो अब तक मेरा भक्त था, मेरे यहाँ आना यूँ छोड़ दिया। उसने कहा यानी लेखक के मित्र ने कहा, मैं मानता हूँ कि यह एक सब्जेक्टिव आत्मग्रस्त रवैया है, किंतु वह कितना खूबसूरत है। मित्र के व्यक्तित्व में गुणों की अपेक्षा किए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। उसमें उन गुणों का जो पूरा मनोहर समुदाय है, वह यदि न हो तो बताइए। मित्र तो मोहित कैसे हो, उसमें वह ललक कैसे पैदा हो। यदि एक दूसरे में गुणों की अपेक्षा न रहे तो मित्रता रह नहीं सकती। यानी गुणों की अपेक्षा दोनों में यदि समान गुण है तभी वह एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। अच्छे गुण दोनों में समान गुण, समान स्वभाव, समान कुछ बातें हो तभी वह अच्छे मित्र हो सकते हैं, अन्यथा वह नहीं हो सकते मित्र। एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है। एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। वह अपने प्रिय के पूरे व्यक्तित्व के आकलन ग्रहण पर टिकी हुई है। मैं उसे दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप सिर्फ सामाजिक अर्थ में लेते हैं। यह इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। कोई एक विशेष प्रकार का स्नेह है, करुणा है, प्रेम है, तो उसका नाम मित्रता है। वह अपने प्रिय के पूरे व्यक्तित्व, जो भी अपना प्रिय है उसके पूरे व्यक्तित्व के आकलन ग्रहण, यानी पूरे व्यक्तित्व का वह आकलन ग्रहण करता है। मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी लेखक यहाँ पर कहती कि मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप सिर्फ सामाजिक अर्थ में लेते, जिसको आप सिर्फ समाज को दिखाने के लिए या सामाजिक दायरे में ही दोस्ती कहते हैं। इस रिश्ते की बात लेखक यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब यही है, लेकिन भय तो यह है कि कहीं उसके गुणों के आकलन की आड़ में अपनी पसंदगी तो यथार्थ पर नहीं थोप रहे। मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। हमें उस यथार्थ का सिर्फ विश्लेषण करके छोड़ देना चाहिए। यदि वह विश्लेषण हमारे अनुकूल न निकले तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं, और सचमुच अनुकूल निकले तो बात ही क्या, वाह वाह। यानी सचमुच अनुकूल निकले या न निकले उस पर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि सचमुच वह अनुकूल निकले तो वह अच्छा ही है। मित्र ने कहा, यह बात हम नहीं मानते। यदि हमारे हृदय के संबंध है तो हम उनके आधार पर इतना तो कहेंगे कि तुम्हारी फला बात पसंद नहीं और फला बात पसंद है, और हम चाहते जो बातें हमें नापसंद है तुम्हें वह हो नहीं। अगर किसी पराये आदमी के संबंध में यह बात होती तो बात अलग थी। मैंने कहा, यह तो ठीक है। यानी लेखक कह रहा है, मैंने कहा यह तो ठीक है, किंतु जो मित्र आपके हृदय है उनसे दूर तो आप बनाए
बनाए रखते ही है। एक और स्नेह और दूसरी ओर दूरी भी, इस झंझट में सब गड़बड़ झाला हो जाता है। उसने खुश होकर कहा, आप तुमसे आ- उसने खुश होकर कहा, आप तुमसे नस्ब पर हाथ रखा। नस्ब यानी जो नस होती है उस पर हाथ रखा और रखा, और मित्र के घनिष्ठ संपर्क के अलावा अलावा उससे जो हमने दूरी कायम करके रखी है, तो उसी दूरी के थुअर जंगल में सब पाप छायाएं इकट्ठी हो जाती है। ठीक है न ये? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति की हमें आलोचना करनी है तो पहले उसे अपने घनिष्ठ विश्वास में लेकर फिर उसे धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ ले जाना चाहिए जहां हमें विश्वास की बात करनी है। यानी किसी को बात करनी है तो पहले हमें उसको हमारे विश्वास में लेना चाहिए और फिर हमारे विश्वास की बात करनी चाहिए। मैंने कहा, फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन आता है, और मर्मी आलोचना चाहे जितनी निपक्ष और बेलाग दिखाई दे, यानी जो मर्मस्पर्शी या मर्मी आलोचना होती है वह कितनी निपक्ष और बेलाग दिखाई दे, ऊपर से चाहे जितनी कठोर और खुरदरी हो, अत्यंत उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है, और यह कि मनुष्य में सुधार किए जा सकता है। यह कि मनुष्य अपनी सीमाओं और कमजोरियों के ऊपर उठ सकता है। वह ऊपर उठकर उस विशाल उच्चतर क्षेत्र का भागी हो सकता है जिसे हम संस्कृति, विज्ञान साहित्य या दर्शन अथवा अध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं। यह श्रद्धा व्यक्ति विशेष पर श्रद्धा नहीं है, किंतु उसके सुसूक्ष्म या जागृत सामर्थ्य पर श्रद्धा है। यदि वह चाहे तो अपने कंधों पर ही चढ़ सकता है। मतलब यह कि इस बुनियादी श्रद्धा के फलस्वरूप इतना सारा साहित्य लिखा गया है। मेरे मित्र ने विश्वास और संशय दोनों के समन्वित भाव से मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब थियरी की बातें हैं, अपनी जगह सही है, किंतु उसका महत्व तो अमल में लाने में ही है। और अमल में लाए जाने की प्रक्रिया में अमल में लाने वाले की सारी बुराइयां, सीमाएं और कमजोरियां कितनी अधिक प्रकट होती है कि कार्य में कर्ता की दागदार छाप से जिसके प्रति कार्य किया गया है, वह व्यक्ति बौखला उठता है। वह व्यक्ति उस आलोचना पर फिर विश्वास नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल मामूली है। आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। यह महत्वपूर्ण कथन है। आलोचना का कार्य यानी आलोचना का जो कार्य होता है वह वस्तुतः सिद्धांतों पर नहीं, सिद्धांतों के अलावा जो है सूक्ष्म कौशल पर भी अवलंबित होता है। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूँ कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ देते। यानी यदि लेखक कहता है कि उसको हम आलोचना करते समय जो गलतियां होती है उन गलतियों के लिए हाशिया यानी जगह छोड़ देते 25-30%। अगर हम है के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित यह भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान मानव ज्ञान और अपने स्वार्थ ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को और दूसरे को प्रदान करे, यह बहु तेरे हृदय दाह समाप्त हो जाए और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने अपने मित्र की आंखों की तरफ देखा। मुझे लगा कि वह मुझसे सहमत है। यानी लेखक ने देखा, और मैंने अभी जो उपयुक्त कथन पढ़ा वह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ पर जो है वह
यहाँ से अगला उपशीर्षक प्रारंभ होता है। वह अगला उपशीर्षक है सड़क को लेकर एक बातचीत। अभी सड़क को लेकर क्या लेखक बातचीत करते हैं, यह हम इसमें देखते हैं। एक मिनट रुकिए। सड़क को लेकर बातचीत, यहाँ पर देखते हैं सड़क को लेकर बातचीत में लेखक क्या कहना चाहते हैं, यह हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। इंदौर में मेरे घर सड़क को लेकर बातचीत इसमें देखते हैं। इंदौर में मेरे घर के पड़ोस में सेमल का ऐसा विशाल शतभुज वृक्ष था जिस पर हजारों कौवे बैठे रहते थे। यह बात याद रखिए, लेखक का घर जब इंदौर में था तो वहाँ उसके पड़ोस में किसके पेड़ थे, तो सेमल वृक्ष के पेड़ थे। और उस सेमल वृक्ष के पेड़ पर हजारों कौवे बैठते थे। वहाँ पर आजकल ये बहुत सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह बात याद रखिए। इंदौर में मेरे घर के पड़ोस में सेमल वृक्ष के सेमल का ऐसा विशाल शतभुज वृक्ष था जिस पर हजारों कौवे बैठते रहते। सुबह आँख आँख खुलते ही कोई की विचित्र काँव काँव कानों में समा जाती। शाम को जब आसमान की लाली सौलाने लगती तो उनकी पुकारे में अजीब उदास तेजी आ जाती। लगता कि मन के भीतर जो बहुत कुछ दबा है वह सम्मिश्र अस्पष्ट अवघड़ कर्कश शब्द स्वरों में बाहर एकदम निकलना चाहता है। यानी सुबह शाम जब कौवों की काँव काँव सुनने के बाद यह लगता है कि लेखक को कुछ अस्पष्ट है, अवघड़ है, कर्कश है, जो शब्द स्वरों से बाहर एकदम निकलना चाहता है। इन दिनों मेरी हालत लगभग यही है। फर्क इतना इतना है कि मैं कुछ भिन्न बात कहना चाहता हूँ। चूँकि मैं कौवा नहीं हूँ जो नहीं कहाँ गया, मैं वह शाम को घर लौटते वक्त दिमाग की दीवारों से टकरा 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 उठता हूँ। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है। विचारों में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना को यदि पी लिया जाए तो वह दिल को तकलीफ देती है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। विचारों में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना हो, यानी विचारों में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना को यदि पी लिया जाए तो वह दिल को तकलीफ देती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मैंने लिख डालने की भी बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन जिंदा बात इतनी शीघ्रतापूर्वक अपनी शाखा प्रशाखाएं विकसित करती जाती है, उन्हें फंसाती जाती है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके जिंदा विकास की गति के साथ साथ आकलनशील मन की गति बराबर बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। यह मामूली अड़चन नहीं है। लेकिन इतने में मेरे एक मित्र आ ही गए। उन्होंने जो कुछ मैं हूँ उससे पिंड छुड़ाने का काम किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, कुशल तो है? उन्होंने जवाब दिया,
मेरी रचना वापस आ गई। मेरे माथे पर बल थे। यानी वह लेखक पहले से उलझन में थे और वह मित्र आया तो लेखक को लगा कि अच्छा हुआ यह आया, मुझे इसने सोए से बाहर निकाला। लेकिन वह मित्र कहता है कि मेरी रचना जो है वापस आ गई, कहीं पर प्रकाशन के लिए भेजी होगी तो वह वापस आ गई। मेरे माथे पर बल थे, यानी लेखक के माथे पर बल था। मैंने चिंतित होकर पूछा, ऐसा क्यों? यानी लेखक ने चिंतित होकर कहा कि ऐसा क्यों, रचना क्यों वापस आ गई? उन्होंने कागज़ सामने रख दिया। संपादक महोदय ने कुछ पंक्तियाँ निकाल देने का आदेश दिया था। यानी उन्होंने कागज़ दिया और संपादक महोदय ने कहा कि इस रचना के अंदर की कुछ पंक्तियाँ हैं, वह पंक्तियाँ निकाल दीजिए, घटा दीजिए। रचना बहुत अच्छी थी। रचना बहुत अच्छी थी। वे खुद तारीफ कर रहे थे। उन्होंने भी मांगी थी, इसलिए भेज दी थी। यानी संपादक ने भी रचना मांगी थी, अच्छी थी, और फिर उन्होंने भेज दी कि इसकी कुछ पंक्तियाँ कम कर दीजिए। संपादक सज्जन साहित्य कला के एक नेता भी है। उनकी बात में एक वजन है। वे गंभीर है। कला का मर्म कला का मर्म समझते हैं। यानी जो संपादक है वह कला का मर्म भी समझते हैं। नवयुवकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नहीं, वरन सभी फसल की मौलिकता और सूझबूझ के अ, कायल होने के कारण कारण वे नई प्रवृत्तियों में रुचि भी बहुत अधिक लेते हैं। कौन? संपादक। उनके विचार मुझे नहीं जमते, किंतु फिर भी वे मेरे लिए और मेरे मित्र के लिए आदरणीय है। यदि विचारों में मेरा उनसे मतभेद होता तो वह निवेदनीय बात न होती, वह स्वाभाविक ही था। मैंने विषय बदल दिया। मन जैसे कहीं अनावश्यक रूप से घुल रहा था। किंतु मेरे मित्र अजीब आदमी थे। एक अरसे से मैं ये सोच रहा था कि उन्हें डांट दूं। फिजूल मिलते रहने की उन्हें आदत थी। पहले पहल मुझे भान हुआ कि ये अच्छे आए, ज़रा ज़रा शगल रहेगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी नई कविता की दुर्घटना बताई तो उन पर ज़्यादा क्षुब्ध हुआ। यह सही है यह सही है कि वे बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके साथ मर्ज यह है कि वे साहित्यिक दुनिया में रात दिन रहना चाहते हैं। मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, मेरे ख्याल से, जो शायद सही भी है। जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा, उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ। मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, मेरे ख्याल से, जो शायद सही है, कि जो व्यक्ति, यहाँ से पूछा जाएगा, जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा, उनमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी साहित्यिक दुनिया से जितना आप दूर रहोगे, उतना ही आप अच्छा साहित्यकार बनने के योग्य हो जाओगे। ऐसा मैं नहीं, मुक्तिबोध कहते हैं। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। वे सज्जन साहित्यिक दुनिया की सब खबरें मुझे बेमांगे दे जाया करते थे। यानी वह बिना मांगे ही, बिना पूछे ही साहित्यिक दुनिया की खबरें लेखक को वह सज्जन देते थे। उसकी लंबी चौड़ी खतों किताबत है। उसके परिश्रम के प्रति सराहना का भाग भी मुझसे है, क्योंकि मैं वैसा नहीं कर सकता। न मालूम कितनी ही वांछनीय और इष्ट बातें मुझसे नहीं हो पाती। मेरी बेरुखी का मज़ा लेते हुए वह मेरा यार बोला, आप वहाँ आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी। मेरे मन ने उससे कहा, कहाँ कहाँ, बोलो बोलो जल्दी। यानी वह उस सज्जन ने कहा कि आपकी वहाँ पर बड़ी तारीफ हो रही थी। फिर लेखक कहती कि कहाँ हो रही थी, बोलो जल्दी कहाँ मेरी तारीफ हो रही थी, सुनाओ। जब आपने उससे कहा, क्यों, क्या बात है? फिर उसने ही कहा कि क्यों, क्या बात है? उसने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, नहीं, आपकी वह बात बहुत पसंद आई। यानी आपकी वह बात बहुत पसंद आई, ऐसा वह कहते हैं।
मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, सच। अपना भाव दबा डालने की मुझे आदत है। यह मेरी बौद्धिक संस्कृति है। इसकी दो विशेषताएं हैं। अभी लेखक कहते हैं कि जो भाव मन में आते हैं वह भाव दबाव डालना वह लेखक की आदत है, और यह जो है आदत है यह मेरी बौद्धिक संस्कृति है। यानी वह मन में आए हुए भावों को दबाना या दिखाना नहीं, प्रदर्शित करना नहीं, यह जो है यह लेखक की बौद्धिक संस्कृति है। इसकी दो विशेषताएं। अभी उस बौद्धिक जो मन में आए भावों को दबाने की विशेषता है या संस्कृति है, उसकी दो विशेषता है। अभी वह दो विशेषता कौन सी है वह भी यहाँ पर देखते हैं। एक भीतर ही भीतर दूसरों की सूक्ष्म सूक्ष्म अवमानना करना, यानी एक क्या है, एक जो है भीतर ही भीतर दूसरों की सूक्ष्म अवमानना करना, दूसरी है हमेशा आत्मविश्वास लेकर चलना, संशयात्मा बने रहना। यानी दूसरी जो है वह हमेशा अविश्वास हो लेकर चलना, यानी अविश्वास लेकर चलना और संशयात्मा बने रहना, यह दूसरी विशेषता थी। दोनों बातें बड़ी अच्छी है। वे मुझे दूसरों से अछूते छोड़ देती है, अप्रभावित, अलग और निसंग निसंग। इससे बहुत सी सामाजिक तकलीफें बच जाती है, किंतु इससे एक आत्मविरोध भी है। वह निसंगता जल्दी ही खलने लगती है। मन चाहता है कि संगी साथी रहे, मन उनमें घुले मिले, आदान प्रदान करे, मस्ती रहे, नशा रहे। यह संन्यास्त जीवन किस काम का। यानी जिसके जीवन में मस्ती नहीं, आदान प्रदान नहीं, तो वह जीवन किस काम का। अपने द्वारा तैयार की गई यह निसंगता दुधारी तलवार है। यानी अपने द्वारा जो तैयार की गई व्यवस्था थी या अपने द्वारा तैयार की गई यह निसंगता वह जो दुधारी तलवार थी, जो ऐसी तलवार दोनों तरफ से ही वार कर सके या दोनों तरफ उसको धार है, वह स्वयं पर चोट करती है। किंतु मज़ा यह है कि सब कुछ जानने बूझने के बाद भी निसंगता साथ रहती और उससे दूर करने की कोशिश भी। आप समझ गए होंगे कि मैं अपने इस अवांछनीय मित्रों को अपने साथ क्यों हिलगने देता हूँ। लेकिन जब उसने मेरी तारीफ की घटना सुनाई तो मेरी उदासी भाग गई। लगा कि मुझे वह पहचानने वाले लोग भी मौजूद है, लेकिन मेरा दोस्त पहले दर्जे का पापी था। उसकी बातों से पता चल गया कि वह उसकी खूबसूरत किंवदंती थी। फिर भी मैं खुश हो गया। उसे मेरी इतनी फिक्र है तो कि मुझे गंभीर देखकर वह हंसना चाहता है, मुझे दरवाजे से बाहर निकालना चाहता है। एक मिनट। और फिर अकस्मात अपने मुद्दे पर आ गया मेरा दोस्त। उसने मुझसे पूछा, जो कुछ आजकल चल रहा है नई कविता के संबंध में, उसमें अभिव्यक्ति का भी एक रोल है। यानी यह महत्वपूर्ण है, नई कविता के संबंध में उसमें अभिव्यक्ति का भी एक रोल है न। यह महत्वपूर्ण लगता है। वह काफ़ी हद तक सही कह रहा था। कविता के बीच के ट्रेंजा में, यदि उसे ट्रेंजा कहा जाए, ट्रांजा यानी जो छंद को ही अंग्रेजी में ट्रांजा कहते हैं। कविता के बीच के ट्रांजा में यदि उसे ट्रांजा कहा जाए तो बातें आवेश के साथ किंतु साफ साफ कह दी गई थी। उस अंश के पूर्व बात रूपक में कही गई थी। अंत भी एक रूपक से किया गया था। दोनों रूपक अच्छे थे, किंतु मध्य के ट्रांजा में भावना ने खुलकर आवेश के साथ प्रकट होना शुरू कर दिया।
खुले खुले धूप भरे गरम पठार सा वह अंश न केवल बहुत अच्छा था वरन सही भी था। समाज में पाई जाने वाली कुछ अवसरवादी प्रवृत्तियों पर उनमें गहरी चोट की गई थी। बस कविता यही कमज़ोर हो गई। अब इसके साथ साथ एक तथ्य और लीजिए। मेरे एक परम प्रिय मित्र ने आजकल में यानी आजकल एक पत्रिका का नाम है आजकल में एक लिखते हुए घोषणा की कि नई कविता में और हृदय के आवेगात्मक चित्रण जोश और आवेश का विशेष स्थान नहीं है। यानी यह एक महत्वपूर्ण कथन लगता है। यह भी यानी यहाँ पर लिखिए मेरे एक परम प्रिय मित्र ने आजकल में एक लेख लिखते हुए घोषणा की कि नई कविता में हृदय के आवेग यानी जो नई कविता है उसमें हृदय के आवेगात्मक चित्रण जोश और आवेग का विशेष स्थान नहीं है। हो तो सकता है कि आधुनिक कविता गहरी न मालूम हो। यानी यहाँ पर भी पूछा यह भी हो सकता है कि आधुनिक कविता गहरी न मालूम हो किंतु वास्तविकता यही है कि उसमें आवेग को स्थान नहीं। यानी यह मुक्तिबोध का कथन पूछा जाने योग्य है। यहाँ से हो सकता है कि आधुनिकता कविता की गहरी न मालूम हो किंतु वास्तविकता यही है कि उसमें आवेश को स्थान नहीं। आज कविता बौद्धिक और आत्मीय है। यानी यह मुक्तिबोध का कथन पूछा जाने योग्य है, परीक्षा में पूछ सकता है, याद रखिए। मैं फिर से यह कथन पढ़ता हूँ। मेरे एक परम प्रिय मित्र ने आजकल में एक लेख लिखते हुए घोषणा की कि नई कविता में हृदय के आवेगात्मक चित्रण जोश और आवेश का विशेष स्थान नहीं है। यह परम मित्र कहता है और यह मुक्तिबोध का कथन है कि हो सकता है कि आधुनिक कविता गहरी न मालूम हो किंतु वास्तविकता यही है कि उसमें आवेश को स्थान नहीं। आज की कविता बौद्धिक और आत्मीय है। यह इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। इस वास्तविकता को मैं स्वीकार कर सकता हूँ किंतु उससे मैं परिवर्तित जरूर करना चाहता हूँ। मैंने अपने सामने बैठे हुए मित्र से कहा। और स्वयं कुछ उद्गित होकर जोड़ा, इस आवेश को काट देने का खास मतलब है। मित्र ने कहा। अभी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कथन यहाँ पर लगते हैं इस उपशीर्षक में। मित्र ने कहा, बिल्कुल वह कहता गया, जहाँ जहाँ आवेश संभवतः नहीं है वहाँ आवेश या आवेग आवेग लाना बिल्कुल गलत है। पुरानी कविता यही किया करती थी। अभी यहाँ पर यह महत्वपूर्ण कथन लगता है, वहाँ आवेश या आवेग लाना बिल्कुल गलत है। यहाँ से पूछा जाएगा बिल्कुल वह कहता गया। यहाँ से जहाँ आवेग स्वभावता नहीं है वहाँ आवेश या आवेग लाना बिल्कुल गलत है। पुरानी कविता यही किया करती है। यह भी महत्वपूर्ण लगता है। किंतु जिंदगी में तो आवेश है, आवेग, उद्वेग, चिंता और क्षोभ है। ये उसे निकाल देने वाले कौन होते हैं? मुक्तिबोध का कथन है, याद रखिए। मैं सिर पर मुस्कुराया। बाद में मैंने कहा, भाई पहली बात, नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। यह भी महत्वपूर्ण है। भाई पहली बात, ये नई कविता, यहाँ से पूछा जाएगा, नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। स्वीकार है हमें यहाँ यह मान्यता है कि सबका आधुनिक भावबोध समान है किंतु यह दुर्घटना सचित करती है कि आधुनिक भावबोध में वह हिस्सा शामिल नहीं है जो आवेग मूलक है। भावबोध करने वाली दृष्टियाँ इतनी भिन्न भी हो सकती है और होती भी है कि अभिरुचि भी भिन्न भिन्न हो जाती है। नई कविता संबंधी एक, एक अभिरुचि मात्र गद्य सह सकती है।
सह सकती है, लेकिन आवेश गद्य नहीं। दूसरी अभिरुचि नई कविता का विन्यास अपनाते हुए भी हमेशा यथार्थ की संवेदना के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, इसलिए कि जिंदगी में वैसी परिस्थितियाँ है। मेरी ही बात को उसने और अच्छे ढंग से कहना चाहा। उसने कहा यानी लेखक की बात को उस लेखक के मित्र ने समझाना चाहा। यह आवेश दिल में एक खराश पैदा करता है, एक कड़ुआहट भर देता है, इसलिए वह जमाता नहीं। ऐसे आवेश को निकाल फेंको, इसलिए कि यह आवेश प्रतीकात्मक रूप से प्रकट नहीं किया गया। यदि वैसा होता तो सहनीय हो जाता। संपादक को लगा कि यह आवेश व्यक्ति संबंध के व्यक्तिगत आत्मीय नहीं, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा? मैंने तड़ से जवाब दिया, इसलिए कि वह बौद्धिक रूप से भद्र नहीं है। इसमें निर्णयात्मक बात बौद्धिकता नहीं भद्रता है। कविता में किसी गाली का प्रयोग नहीं किया गया था या कोई अभद्र शैली अपनाई नहीं गई थी। यानी लेखक कहता है कि उस संपादक ने इसलिए आपकी कविता लौटा दी कि उस कविता में कोई गाली गलौच नहीं किया था या कोई अभद्र शैली का उपयोग नहीं किया था। यह भद्रता किसी कस्बे की नहीं है, वरन वहाँ बड़ी राजधानियों के कुलीन भद्र बरामदों की सभ्यता के कॉम्प्लेक्सेस शेयर करती है। यह बड़ी बड़ी प्रांतीय राजधानियाँ अब दिल्ली जैसे वर्ल्ड कैपिटल में समा रही है, कस्बे शहरों की तरह खींचते जा रहे हैं। उसकी यह बात कुछ तो समझ में आई और कुछ नहीं। उसने सिर्फ हाँ हाँ कहा। मैंने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक वे जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब, यानी यह महत्वपूर्ण कथन है मुक्तिबोध का। नई कविता में दो तबके काम करते हैं, यानी नई कविता में दो तबके काम करते हैं। एक तबका जो है वह है जिसमें लोग खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ है, वे कला कुशल भी है। इसके अलावा उसमें बहुतेरों में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। तुम शहर के या कस्बे के अधपढ़ गरीब लोग हो। तुम्हारी परिस्थितियों में जीवन की मानवीय यथार्थ रखताल है। तुम एक यंत्र चक्र में पीस रहे हो। वहाँ फंसी हुई हालत में तुम मानव संबंध का साक्षात्कार करते हो। तुमसे शोभपूर्ण यथार्थ के अंकन के प्रति, आवेग के प्रति आग्रह होना स्वाभाविक है। उनमें इस आग्रह को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तुम्हारे अपने यथार्थ में तुम न्यायपूर्ण संशोधन चाहते हो। उनके लिए यह कार्य उनके जीवन संदर्भ से रहित है। अपने को पीसने वाली परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को उनके नंगे पाशविक रंग में पेश मत करो। यह कला नहीं है। क्या वे ऐसा खुलकर कहेंगे? हरगिज नहीं। वे मूर्ख थोड़े ही है जो सबके क्रोध का भाजन बने। किंतु वे नई कविता के विन्यास के संबंध में जो अभिरुचि अपनाते हैं, वह ऊपर ऊपर से निर्दोष होते हुए भी उसका प्रयोग वे इस प्रकार करते हैं कि उग्रतामूलक आलोचनात्मक कर्म धर्म भावना रिस्पेक्टेबल न बन पाए, वह सड़क छाप बनी रहे। यह महत्वपूर्ण लगता है यहाँ से। उग्रतामूलक आलोचनात्मक कर्म प्रधान भावना रिस्पेक्टेबल न बन पाए, वह सड़क छाप ही बने रहे। अभिरुचि के संस्कार का ठेका उन्होंने ही लिया है, यानी अभिरुचि के संस्कार का जो ठेका है वह उन्होंने लिया है। अगर चाहो तो इसे तुम भी खूब अच्छा निकाल सकते हो, किंतु उनकी कला कुशलता की अपेक्षा करना या उस पर अपना स्वयं का अधिकार न करना गलत है।
मेरे इस उद्वेग वाक्य को मेरा मित्र ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ, आपने मेरे दिल की बात कह दी। किंतु वह और भी आगे गया। उसने मुझसे जो कुछ कहा वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस बात को मैं अपने शब्दों में रख रहा हूँ। यानी मित्र ने लेखक को क्या कहा, ये लेखक बता रहे हैं। अभी ये महत्वपूर्ण है। काव्य सत्य भावना प्रस्तुत है। काव्य सत्य भावना प्रस्तुत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। यह कब पूछा जाने योग्य है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। परीक्षा में पूछा जाने योग्य यह कथन है। मैंने जवाब दिया, हाँ, वी वुड नॉट हेडर्स आवर ओन क्लास। हम यदि गरीब मध्य वर्ग में पैदा हुए हैं तो हम उसकी भाव स्थितियों को ज़रूर बताएंगे। प्रश्न विषय का भी है और दृष्टिकोण का भी। हम में से बहुत तेरे ऊपर की श्रेणी में मिल गए हैं। वे हमारी भावनाएं प्रकट नहीं करते, कोई दूसरी दृष्टि प्रकट करना चाहते हैं। वह मुस्कुराया और शायद उसकी आंखों के सामने ऐसे साहित्यिकों के दृश्य खिले जो स्वयं बहुत गरीब घराने में पैदा हुए थे, किंतु अब वे अपनी जन्मदात्री धरती से पराये होकर न ऊपरली श्रेणी की उपलब्धियों के वास्तविक निष्कर्षों में रम सके, न अपने बंधु बांधवों की पीड़ा भरी विवेक दृष्टि ही अपना सके। यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो स्वयं बहुत गरीब घराने में तो पैदा हुए थे, यानी जो ऐसे व्यक्ति है जो बहुत गरीब घराने में पैदा हुए थे, किंतु अब वे अपनी जन्मदात्री धरती से पराये होकर न ऊपरली श्रेणी की उपलब्धियों के वास्तविक निष्कर्षों में रम सके, न अपने बंधु बांधवों की पीड़ा भरी विवेक दृष्टि ही अपना सके। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा यह उपशीर्षक खत्म होता है और यहाँ से जो है अगला उपशीर्षक एक मित्र की पत्नी का प्रश्न, यहाँ से वह हम कल के वीडियो में यह देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।